यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसमें 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। करहल से सपा ने तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। कटहरी से शोभावती वर्मा, मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। 6 सीटों पर एसपी ने कैंडिडेट घोषित किए हैं, जिनके नाम सामने आ चुके हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, जो कि इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनको टिकट दिया गया। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा तमाम सीटें ऐसी हैं जहां से समाजवादी पार्टी ने कुल मिलाकर 6 जगहों से ऐलान किया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो यूपी में 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, कटहरी से शोभावती वर्मा, मझवा से ज्योति बिंद, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। तो ये उन 6 लोगों की लिस्ट है जो उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार होंगे। 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और 6 पर सपा ने अपने उम्मीदवार अनाउंस कर दिए हैं। उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, इन नामों को फिलहाल देखें। 10 सीटों पर उपचुनाव है, 6 पर कैंडिडेट घोषित किए गए। कई कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो परिवारवाद का आरोप बार बार लगता है, उससे आगे बढ़ते हुए या उसे स्वीकारते हुए उन्हीं के ही परिवार वालों को टिकट दिया गया है। संदेश साफ है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। और दूसरा ये कि वो बाकी की 4 सीटें कौन सी हैं जिन पर अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि उन पर आरोप और परिवारवाद और तमाम चीज़ों का लगेगा और तमाम टिकट बांटे हैं। बात जब करें तो आप रमेश बिंद की बेटी से लेकर के आप चाहे बात कर लें इरफान सोलंकी की पत्नी की, या फिर आप लालजी वर्मा जो कि मौजूदा सांसद हैं, उनकी पत्नी की जो कि मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य हैं, या फिर आप बात करें जो है मिल्कीपुर से, या फिर आप बात कर लें तेज प्रताप यादव की, तो ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी को पता थे कि ये लगेंगे, लेकिन इन तमाम बातों को इसलिए नजरअंदाज किया। और समाजवादी पार्टी मंच पर इसका जवाब जो ढूंढने की कोशिश कर रही है कि वो बात ये कही जाएगी कि हम पीडीए का फार्मूला पहले से लेकर के चल रहे हैं। हाँ। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि परिवारवाद के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमको ये बात कबूल है। यानी समाजवादी पार्टी इस बार के बाई इलेक्शन में परिवारवाद का नकारात्मक जवाब ना देकर के सकारात्मक जवाब देने की रणनीति बनाई। ठीक है अलाउद्दीन, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं फोन पर इस वक्त। अनुराग जी, 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा, क्या कांग्रेस से बातचीत कर ली गई है? 4 सीटें वैसे अभी बाकी हैं, क्या इरादा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जहां मजबूत है और समाजवादी पार्टी को पता है कि ये सीटें 100% समाजवादी जीतेगी, और समाजवादी के अध्यक्ष और जिला कमेटी और शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर जो फैसले लिए हैं और उसके हिसाब से एक कैंडिडेट आपके सामने अनाउंस हो गए हैं। समाजवादी पार्टी इन सभी सीटों पे और 10 की 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये तय मान के चलिए। अनुराग जी, आप बातों में जरूर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, लेकिन मंझवा और फूलपुर सीट कांग्रेस चाह रही थी, लेकिन वहां से आपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। मेरी बात ही नहीं, अब वो आपको किसने बता दिया कौन क्या चाह रहा था? ये मीडिया वाले भी ना, आप लोग भी अपने मन से चीजें बना लेते कि कौन क्या चाह रहा है। वो हमारे आपस की इंडिया गठबंधन की बातें हैं, वो आपस में सब चीजें हैं। पहले भी आप यही कह रहे थे, लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ये देखिए वहां हो गया। ये बीजेपी काम कम करती है, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा फैलवाती है, दूसरों घरों में ताक झांक करने की आदत है। उनको लगता है कि शायद इसी से उनकी राजनीति चमकेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश है। अच्छा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज से चुनाव लड़ते हैं, और सूरज नाम का व्यक्ति यहाँ श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिनके सामने वो उनके सिपाही मोम की तरह पिघल के वापस घर लौट जाते हैं। तो सूरज से चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता उत्तर प्रदेश के अंदर में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। चलिए, राकेश त्रिपाठी जी भाजपा से हमारे साथ हैं। राकेश जी, अब कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा भाजपा की आदत है दूसरों के घर में ताक झांक करने की।
जीतेंगे भी, लौटेंगे भी, कंफर्म जीत है इसीलिए अनाउंस किया गया है टिकट? कि कल हरियाणा का जैसे ही परिणाम आया है, मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कांग्रेस को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करने लगे, कांग्रेस ने जिस तरह से अपमान किया था अखिलेश यादव जी का, उसका बदला कल ही से समझाने लगे थे। और आज ये सूची जारी करके उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में हैसियत जितनी है वो उतना ही उनके साथ व्यवहार करेंगे। कांग्रेस पार्टी फूलपुर की सीट को लेकर के, मजवा की सीट को लेकर के अपना दावा जता रही थी कि फूलपुर गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, वहां उनका दावा बनता है। अविनाश पांडे जी उनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी हो या अजय राय जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हो, कांग्रेस के अध्यक्ष, इन दोनों ने दावा जताया था। इन सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस करके स्पष्ट हो गया है कि अब उपचुनाव में गठबंधन की गांठें बहुत मजबूती से आज बंधती हुई दिखाई दे रही कि गठबंधन में अब गांठ पड़ गई है। गठबंधन अब सफल होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस से हमारे साथ है, एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंशु अवस्थी जी, सपा ने 6 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, उसमें फूलपुर मजवा सीट भी शामिल है। देखिए, उन्होंने 10 में 6 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। हमारी लीडरशिप बातचीत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये सोचती है कि विपक्षी आपस में लड़ें और ये सत्ता की मलाई रख सकें। ऐसा होने वाला नहीं है। हरियाणा में जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटा है, उत्तर प्रदेश की जनता उपचुनाव में इनको सबक सिखाएगी। 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हमारी 10 विधानसभा सीटों पर तैयारी है, संगठन हमारा तैयार है। संविधान संकल्प सम्मान सम्मेलन हम कर रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है तो उसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि दोनों दल एक साथ लड़ेंगे। अभी 6 सीटों पर आई है, आने वाले समय में आप देखिएगा बातचीत। 6 सीटों पर तो आई है, लेकिन इसमें मैंने जिक्र किया फूलपुर और मजवा सीट भी शामिल है, जिसको लेकर कांग्रेस की हमेशा दावेदारी रही है फूलपुर को लेकर कि ये उनकी परंपरागत सीट है, लिहाजा इससे मौका कांग्रेस को मिलना चाहिए, लेकिन सपा ने इस पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, किसी भी एक सीट की बात नहीं है। हम 10 सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। वहां पर क्या रणनीति, क्या समीकरण होने चाहिए, उसके हिसाब से डिसीजन हो रहे हैं। उसी हिसाब से चीजें आपको आने वाले समय में पता चले। तो यानी ये जो 6 सीटें अनाउंस की हैं सपा ने, मान के चला जाए कि कांग्रेस से बातचीत के बाद अनाउंस की गई, अब आगे इन पर बात नहीं चल रही है। हम कह तो रहे हैं, देखिए पूरा देश इस बात को समझता है और दूसरे राजनीतिक दलों को भी समझ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो समझ में आ गया कि कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। लोग कांग्रेस को आगे चाहते हैं। ये बात जो भी समझेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो, तभी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जा सकती है। यदि नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव हार जीत का नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई, जो तानाशाही का दौर भाजपा ने खड़ा किया है, स्थापित किया है, ठीक है। यानी आप संदेश दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ है, कि कांग्रेस के बिना भाजपा को हराना असंभव है। अनुराग भदौरिया जी, वो हमारे गठबंधन की देखिए उनको कितनी चिंता है। उनको अपनी चिंता नहीं है, ये जिनके साथ जाते हो पार्टी खत्म कर देते हैं। जेजेपी थी ना अभी, चौटाला, दुष्यंत चौटाला, खत्म कर दिया ना इन्होंने। ये इस तरह के ये दूसरी पार्टी जो बचती है उनको 2 भागों में तोड़ देती है। भाई रामविलास जी की पार्टी को 2 भागों में तोड़ा कि नहीं तोड़ा? शिवसेना को 2 भागों में तोड़ा कि नहीं तोड़ा? एनसीपी को 2 भागों में तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ये वो लोग अभी देखिए, राजभर जी कभी आते हैं कभी जाते हैं। अब निषाद जी को कितनी सीटें देंगे बताए ना? 10 सीटों में निषाद जी को कितनी देंगे, अनुप्रिया पटेल को कितनी देंगे, राजभर जी को कितनी देंगे? अपनी बात नहीं करेंगे, ये दूसरों की तरफ उंगली उठाए रहते हैं। अरे प्रभु, आपके जो गठबंधन को 10 में से कितनी सीटें दे रहे हैं बताइए ना। आप जनता जानना चाहती है कि आप राजभर जी को कितनी देंगे, अपने दल को कितनी देंगे, निषाद पार्टी को कितनी देंगे? वो लोग तो मांग रहे हैं ना सीटें। कुल मिलाकर उनके बारे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बात को लेकर मौन है कि सपा ने जो ये लिस्ट जारी की है, क्या इसमें दोनों दलों की सहमति है? अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लग रहा है अनुराग भदौरिया जी ने फोन काट दिया। अंशु अवस्थी जी, घूम फिरकर जो सवाल आता है वो इसी पर आता है कि दोनों दलों के बीच, अब हरियाणा का चुनाव नतीजा सबने देख लिया, वहां पे कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है। मध्य प्रदेश में सपा ने सीटें मांगी, नहीं मिली, सपा ने कदम पीछे हटाया। हरियाणा में सीटें मांगी, नहीं मिली, कदम पीछे हटाए कि जीत पहले जरूरी है। पर अब हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर मोलभाव करने लायक बचेगी कि यूपी में कितनी सीटें मांगी उपचुनाव के अंदर? अब क्या उस परिस्थिति में होगी कि आप दबाव बना पाए अपने सहयोगी दल पर? क्यों, मुझे आप बताइए, हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन क्या खराब रहा? कांग्रेस ने गेम किया। हरियाणा की जनता ने जो अपना जनादेश है वो कांग्रेस पार्टी को दिया था। बीजेपी ने तो इसे लूटा है। 10 से ज्यादा सीटों पर हम 5000 से कम
वोटों से हराए गए हैं। पूरा देश जानता है इस बात को। आपका ही एग्जिट पोल बोल रहा था कि हम जीत रहे हैं। एग्जिट पोल तो जनता से आता है ना। तो जो लूट मचाई है बीजेपी ने, जो संविधान की हत्या रोज कर रही है, उसको उत्तर प्रदेश के मतदाता सतर्क हो गए। अब चुनाव में आप देखिएगा क्या परिणाम होगा बीजेपी का। ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी भाजपा से हमारे साथ हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अब भी कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों में घालमेल हुआ है, लोकतंत्र को लूटा गया है। पार्टी की खिसियाहट और जल्लाहट है। ये जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाते हैं, वहां परिणाम इनके अनुकूल आता है तो वहां चुप हो जाते हैं। और हरियाणा में जहां अपने निकम्मेपन की वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी आपसी फूट की वजह से, अपनी नीतियों की वजह से आज पूरी तरह से पराजित हुई है। और जम्मू कश्मीर में भी माफ करिएगा कि कांग्रेस पार्टी की अगर आकलन देखिए आप ना कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, तो कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखी के सहारे भी सीटें अच्छी नहीं जीत पाई है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितनी पीछे है, इनका वोट परसेंटेज क्या है, इनकी हैसियत कितनी बची है जम्मू कश्मीर में, जरा ये भी एक बार आकलन करके देखिए। हरियाणा में आपको जितनी सीटें मिल गई है ये भी ज्यादा मिल गई है। आपने जितना जातिवाद उभारने का काम किया था, जितना झूठ फैलाने का काम किया था, उसकी वजह से ये सीटें मिल गई है। लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुमत में जरा करके स्थापित किया है कि वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के परिश्रम के साथ में है। मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं, देखिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के भीतर का झगड़ा ये इन दोनों का आपसी है भाई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या सरोकार है भाई? समाजवादी पार्टी को आपने मध्य प्रदेश में अपमानित किया, कहा इंडिया एनडी गठबंधन जो है वो विधानसभा के चुनाव में एप्लीकेबल नहीं होगा, वो केवल लोकसभा चुनाव में होगा। आपने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, यूपी में आपके अंशु अवस्थी जी, इसलिए आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, हाँ, जम्मू कश्मीर में जीत हुई तो वहां लोकतंत्र की जीत, हरियाणा में हार हुई तो लोकतंत्र लुट गया। देखिए, हरियाणा के बारे में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि वहां की जनता ने बीजेपी की तानाशाही, किसानों के ऊपर जो अत्याचार, युवाओं के ऊपर जो अत्याचार, उसके खिलाफ वोट किया। दूसरा, आप हरियाणा के रिजल्ट के रेफरेंस में उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी। मुझे आप बताइए, हमने कौन सी लड़ाई कमजोर लड़ी है? क्या लगता है आपको हरियाणा के लोगों ने किसको मैंडेट दिया? कांग्रेस के मैंडेट के अलावा क्या जितने भी पार्टियां वहां लड़ रही थी उनका क्या हश्र हुआ वहां पर? उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। आज वो जीरो पर खड़े हैं। जो यादव बहुल या जिसको अहिरवाल कहा जाता है, वहां की 11 सीटें भाजपा ले गई। सपा ने मांगी थी सीटें आपसे। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, देश इस बात को समझ रहा है, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसमें भी स्पष्ट है, बिना कांग्रेस पार्टी के कोई भी रीजनल पार्टी अगर ये सोचेगी कि हम चुनाव लड़के जीत सकते हैं, वो गलतफहमी है। ये जरूर है कि वो समय जाया करेंगे। हम चाहते हैं कि इस देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, तभी आप बीजेपी को हरा सकते हैं। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं और कांग्रेस का यह कहना है कि बातचीतें चल रही हैं, बातचीत जारी है, आईएनडीआईए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों के फौरन अगले दिन ये लिस्ट जारी करना अपने आप में एक संदेश देता है। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। उधर यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। इस क्रम में करहल सीट पर उम्मीदवार को लेकर मंथन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक करहल को लेकर बीजेपी ने विशेष प्लान बनाया है। पार्टी करहल से दिग्गज को चुनावी मैदान में उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा संघमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और वो बदायूं से भाजपा की सांसद भी रह चुकी हैं। और इसके अलावा एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल के नाम की भी चर्चा है। साथ ही शिवम चौहान, अशोक चौहान और योगेश प्रताप बघेल के नाम की भी चर्चा है। आपको बता दें, यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। लखीमपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव में जमकर बवाल हुआ। चुनाव के दौरान सदर विधायक योगेश वर्मा से मारपीट की गई, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया
पूर्व सभापति पुष्पा सिंह चुनाव लड़ रही हैं और पुष्पा सिंह के पति और बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह पर बीजेपी विधायक से मारपीट का आरोप लगा है। दरअसल कल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वोटर लिस्ट फाड़ दी गई, जिसका बीजेपी विधायक ने विरोध किया। बीजेपी विधायक इस चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं। आज फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। आगरा में छात्रों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंचे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर जमकर नारेबाजी की। इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर पैसे की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी के गेट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मेरठ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप की पॉलिटेक्निक कॉलेज के एचओडी ने छात्राओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। छात्राओं का आरोप है कि एचओडी अरुण कुमार ने उनसे कहा कि सुंदर छात्राएं यहां रुकें और बाकी बीएससी कर लें। इसके बाद 78 छात्राओं को एक साथ फेल भी कर दिया गया। एचओडी के इस बयान पर बवाल जारी है। जहां एक ओर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मैनेजमेंट का घेराव किया है, तो दूसरी ओर शिकायत शिक्षा मंत्री तक भी पहुंच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने एचओडी अरुण कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए। छात्राओं ने गलत कमेंट पर थाना दौराला में भी विभागाध्यक्ष अरुण कुमार के खिलाफ तहरीर दी है। एचओडी बोले हैं कि जो मतलब कि तुम चली जाओ बीए कर लो, और जो सुंदर लड़कियां उसको बोले हैं कि तुम यहीं पे पढ़ो मेरे पास। और ऐसे भी बोले हैं कि तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगे तुम लोग रहोगे तो। कुछ लड़कियों को बोले हैं बीए कर लो। जो सुंदर नहीं रहेगा उसको पढ़ने का हक नहीं है। नहीं है। जो सुंदर है उसको ही पढ़ना है। सीएस के एचओडी बार ये कहे जा रहे थे कि नहीं तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कुछ लड़कियां थी जैसे मैं थी, दीपाली वगैरह थी, और इन लड़कियों को बोल रहे थे कि तुम लोग जाओ बीए बीएससी करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर ये तो कोई बात नहीं होती कि फेस देख के सुंदरता से तो पढ़ाई नहीं होती ना, पढ़ाई होती है। तो इन लड़कियों ने काफी बवाल किया। इतना ही नहीं, इन्होंने थाने में जाकर तहरीर भी दी और अपने एचओडी पर आरोप लगाए और कहा कि वो उनको बार बार कहते हैं कि सुंदर छात्राएं यहीं रुक जाएं और बाकी जाकर बीए बीएससी कर लें। 78 छात्राओं को फेल कर दिया गया, ये भी आरोप इन लड़कियों ने लगाया।